डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर है अबाउट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कि एक दो वेक्टर्स को आपस में कैसे उसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। स्टूडेंट, हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी वैल्यूज आती हैं कि जो होती वेक्टर हैं, लेकिन जब हम उनका प्रोडक्ट फाइंड करें तो उनके आंसर स्केलर आ जाते हैं। जैसे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हर जगह पर दी जाती है कि वर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। इनको जब हमने प्रोडक्ट फाइंड किया तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ गई? स्केलर क्वांटिटी आ गई। वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप फलां ने इतना काम किया तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट? ये एक ऐसी मटेरियलिस्टिक सी एक वैल्यू है कि जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। सो आपने देखा कि दो वेक्टर क्वांटिटीज एक्चुअली मल्टीप्लाई होके आपको स्केलर क्वांटिटीज दे रही है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी जैसे टॉर्क हो गया, वो आर और एफ को मल्टीप्लाई करने से आता है। आर मोमेंट आर्म को कहते हैं, एफ कहते हैं फोर्स को। तो आपका टॉर्क जो है वो भी वेक्टर आंसर आ गया, यानी दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होके आपको आंसर वेक्टर क्वांटिटीज ही दे रही है, क्वांटिटी ही दे रही है। स्टूडेंट, हमें कैसे पता चलेगा कि दो को हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले तो एक बात ये समझ लें कि अगर दो क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर अगर स्केलर आ जाए तो उस प्रोसीजर को, उसके मल्टीप्लाई के प्रोसीजर को डॉट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, याद रखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो क्वांटिटीज, दो वेक्टर क्वांटिटीज हो बट आंसर आपका स्केलर आ रहा हो तो उसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अगर दो क्वांटिटीज उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका वेक्टर आ रहा हो तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस यानी वेक्टर प्रोडक्ट। अब अक्सर क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है कि भाई हमें कैसे पता कि इन दो को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? वैसे फॉर्मूले आपको सारी चीजें बता देते हैं। अगर वर्क हुआ तो ऑब्वियसली दो वेक्टर फिर जो है वो फिर डॉट प्रोडक्ट के मेथड से होंगे, क्योंकि स्केलर आंसर आ रहा है। तो अगर दो को मल्टीप्लाई करके वेक्टर आ रहा है तो लेकिन फिर भी माइंड में अक्सर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इन दो को मल्टीप्लाई करें, सो हमें क्या पता कि हम उसको डॉट के मेथड से करें या उसको क्रॉस के मेथड से करें, अगर हमें नहीं पता कि उसका आउटकम क्या आने वाला है। स्टूडेंट, एक जनरल एनालॉगस एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये एक बॉक्स है, आप इस पे लगा रहे हैं फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट भी आपका यहीं ट्रेवल हो रहा है, यानी एक्चुअली फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है। यानी आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए जी अब देखें, हम फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है, तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर दो वेक्टर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन एक ही साइड पर हो, यानी दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल से आपकी थर्ड चीज आ रही हो, तो ये डेफिनेट सी बात है कि वो स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, जैसे आप फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा। आप फोर्स अगर यहां लगा रहे हैं, कभी भी डिस्प्लेसमेंट यहां पैदा नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है। अगर इस डायरेक्शन में हो गया तो वर्क डन नहीं है, इसका मतलब है इस फोर्स ने इसको नहीं ऊपर लेके गई, ये कुछ और चीज है जो ऊपर उसे लेके गई है। समझ आ रहे है मेरी बात? ये बात है कि अगर आपके दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो तब आपको जो आंसर आता है वो स्केलर प्रोडक्ट आता है, तो उस मेथड को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन अगर जैसे फर्ज करो ये हम एक वो लेते हैं, समझ लें कि एक कोई भी हम स्क्रू जैसी कोई चीज ले लेते हैं और ये उसके गिर्द में स्पैनर लगा लेता हूं। ये ले जी, मैंने स्पैनर लगा लिया, ये मैंने स्पैनर लगा लिया। मैं इसको खोलने के लिए एक मैंने स्क्रू ड्रॉ किया, मैं इसको खोल रहा हूं। अब ये इसकी मोमेंट आर्म की डायरेक्शन है। मोमेंट आर्म कहते हैं जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके पिवट पॉइंट से लेकर लास्ट तक जहां फोर्स लगाई जा रही है। अब मैं यहां से यहां फोर्स अगर लगा दिया
इसकी डायरेक्शन भी यहाँ है, मोमेंट आर्म की भी, फोर्स की डायरेक्शन भी यहाँ है, तो क्या ये आपका स्क्रू खुलने वाला है? ये हरगिज नहीं खुलने वाला। ये तब खुलने वाला है जब मैं इस पे फोर्स परपेंडिकुलर लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा। जब मैं फोर्स परपेंडिकुलर लगाऊंगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक सर्कुलर जो है वो एक सर्कुलर टर्न पैदा होगा जो इसके अंदर टॉर्क पैदा करेगा, इसको टॉर्क भी कहा जाता है। तो ये तभी पैदा होता है जब मोमेंट आर्म और फोर्स के बीच में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना हो। सो आपने देखा कि दो चीजों के बीच में अगर 90 डिग्री हो, दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री, तब जो आपको थर्ड आंसर जो आ रहा है वो भी एक्चुअली वेक्टर ही क्वांटिटी आएगी। लेकिन जब दो के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो तो जो चीज आती है वो हमेशा स्केलर प्रोडक्ट आती है। ये मैं आपको सिर्फ याद दहानी के लिए सारी बातें बता रहा हूं। बहरहाल अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को। डियर स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर दो क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो, यूं हो कि उनका जो आंसर है, जो आंसर लेट्स से एक्स आंसर आया, वो हमारे पास स्केलर आ जाए, तो इसको कहते होते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई का प्रोसीजर भी मैं समझाऊंगा हर सूरत में आपको, ये बात आपने याद रखी। लेकिन उससे पहले मैं आपको डायग्राम से ये बात समझाऊंगा कि ये आप व्हाट इज दिस, ये है क्या एक्चुअली। देखिए, फर्ज करें एक वेक्टर आपका ये है, ये हमारे पास ए वेक्टर है, इसका फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं, ये ए वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये ए मैग्नीट्यूड आ जाता है। मैग्नीट्यूड को यूं भी लिखा जा सकता है, ए मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड का मतलब है द वैल्यू विद यूनिट आ गई हमारे पास ए। और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये बी है, और इसका मैग्नीट्यूड हम रखते हैं बी, और हम इन दोनों के बीच में ये एंगल दिया हुआ थीटा, और हम चाह रहे हैं कि इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें। हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने जा रहे हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको कहा था कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के तब फाइंड किए जाते हैं जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आपके पास हो। But you can see that the direction are not in the same side. One is going there and second is going in that way with the angle theta. So what are we going to do? हम क्या करने जा रहे हैं? हम चेक करेंगे। देखिए, अपनी माइंड में लेकर आए। अगर फर्ज करें एक ट्रॉली है ना आपके पास, ये ट्रॉली को आप, ये ट्रॉली है जी, ये ट्रॉली आपकी, आप उसको ड्रैग कर रहे हैं, थोड़ी ट्रॉली गंदी बन गई, चलेंगे ये ट्रॉली आप उसको ड्रैग कर रहे हैं। आप यहां से पकड़ते हैं ट्रॉली और लेके चले जाते हैं यूं, खैच आप ये रहे हैं, ट्रॉली ये चल रही है। तो एक्चुअली फोर्स तो आपने यहां लगाई, लेकिन डायरेक्शन आपकी यहां ट्रेवल हो रही है। आपने अक्सर औकात मॉल्स में गए होंगे तो क्या करते हैं, आप यूं खींच रहे होते हैं ट्रॉली को, जबकि ट्रॉली ड्रैग होकर जा रही होती है, यूं ऊपर से फोर्स लगा रहे होते हैं, एंड द ट्रॉली इज ड्रैगिंग अलोंग द एक्स एक्सिस जा रही है। सो क्या ये वाली फोर्स इसको चला सकती है? तो मेरा आंसर है इसके लिए आपको इस वेक्टर के कंपोनेंट्स में जाना पड़ेगा। जैसा आपको पिछले लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि हर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है। अगर आपका ये वेक्टर लगा ना तो इसका डॉट में ये देखें, यहां से यहां तक ये बी का एक्स कंपोनेंट होगा, और अगर y कंपोनेंट की बात करें तो फिर आपको ये y कंपोनेंट ये देखना पड़ेगा, ये इसका y कंपोनेंट होगा b का, ये b का y कंपोनेंट होगा, ये b का x कंपोनेंट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कौन सा कंपोनेंट चला रहा है? इसको y कंपोनेंट तो नहीं चला सकता। y कंपोनेंट तो इस बॉडी को ऊपर उठा के ले जाए, यानी इस ट्रॉली का जो अगर y कंपोनेंट इसको चला रहा होता तो ट्रॉली तो ऊपर उठ जाती, ट्रॉली अलोंग द एक्स एक्सिस ना जा रही होती है हमारे पास। तो एक्चुअली ट्रॉली को इसका एक्स कंपोनेंट चला रहा है। सो अब हम जब डॉट करेंगे ना तो हम करेंगे a के साथ bx के का डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, ना के b का करेंगे। और bx आपको बताया था b cos थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? b cos थीटा के। सो एक्चुअली हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जो होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा के, यानी इसी फॉर्मूले से हमने ये प्रूव करके दिया, इसके इक्वल होता है।
सो दो वेक्टर्स जब आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि ए वेक्टर हमारे पास 5 न्यूटन है, जबकि बी वेक्टर हमारे पास 7 न्यूटन है, और दोनों के बीच में एंगल जो है वो हम 30 डिग्री लगा दें, 30 डिग्री लगा दें, तो हमारे पास ए क्या, हमारे पास 5 न्यूटन, बी 7 न्यूटन, cos 30 डिग्री, 7 5 35, cos 30 आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो √3/2 या 0.866 को भी कहते हैं। अब आप इनको सॉल्व कर लें तो आपके पास नेट वैल्यू इसकी स्केलर फॉर्म में आ जाएगी। स्टूडेंट मैं चाहूंगा इसको बड़े एक्सप्लेनेटरी मेथड से आपको कराऊं, तो मैं पूरी वीडियो जो है ना डॉट प्रोडक्ट की लिखी, इसी तरह मैं पूरी वीडियो आपको क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी रखूंगा। डॉट प्रोडक्ट है जैसे एक्स, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है हमारे पास, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब आपसे ये है कि क्या डॉट प्रोडक्ट कभी जीरो हो सकते हैं? यस, जीरो हो सकते हैं। इफ ए इज जीरो और बी इज जीरो, अगर ए जीरो हो, जीरो सबसे मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा, बी जीरो, बी सबसे जीरो मल्टीप्लाई होगा जीरो का, और ए एंड बी आर जीरो, यानी ये दोनों जीरो। या एक रीजन और है कि थीटा आपका 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री हो, तब भी cos 90 आप लगाएं तो इसको ना भी जीरो, तो ए और बी जितने बड़े मर्जी हो जाए वेक्टर, ए की वैल्यू भी ट्रिलियंस में, बी की भी हमारी बिलियंस में, तो मल्टीप्लाई हो जाए, बट cos 90 उनको रुस्वा कर देगा, वो जीरो कर देगा। सो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक्चुअली एंगल अगर 90 डिग्री हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वो जीरो ही आता है। ठीक है, इसकी एक बड़ी एग्जांपल मैं देता हूं। देखिए, जैसे आपने देखा एक जमीन है, इनफैक्ट ये आपका सन है, इसके गिर्द जमीन घूम रही है, ये उसके गिर्द ना अर्थ आपकी घूम रही है। अर्थ के अंदर एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है और फोर्स उसके अंदर होती है, फोर्स अंदर और टेंजेंशियल वेलोसिटी ये। अब वेलोसिटी जितनी बड़ी मर्जी हो और फोर्स जितनी बड़ी मर्जी हो, जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, जो सन उसको अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन अगर वेलोसिटी और फोर्स के बीच का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, दोनों ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट्स, तो आपका नेट रिजल्ट जीरो आने वाला है, क्योंकि दोनों के बीच में 90 का एंगल है। हालांकि जमीन में एक बहुत ही मैसिव वेलोसिटी है और मैसिव फोर्स जो है ना उसको सन अपनी तरफ खींच रही है, बट द रिजल्ट इज एब्सोल्यूट जीरो। FV पता किसके होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम जो कहते हैं, यानी FV का प्रोडक्ट, यानी इसका मतलब है इसका एनर्जी पर यूनिट टाइम जीरो हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास। एनर्जी पर यूनिट टाइम भी कहते हैं, पावर भी कहा जा सकता है, पावर, क्योंकि पावर का एक फॉर्मूला आप लोगों ने किसी दौर में पढ़ा था, FV, ये 9th क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ा था आप लोगों ने। सो एक्चुअली फोर्स और V यानी पावर जो होगी वो जीरो होगी, या इसको वर्क डन पर यूनिट टाइम भी कहा जा सकता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम भी कहा जा सकता है, तो इसका जीरो होगा किसी भी चीज की, घूमने वाली चीज का। व्हाई? बिकॉज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज एब्सोल्यूट जीरो। ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास स्टूडेंट ए जीरो हो, बी जीरो हो, ए बी दोनों जीरो हो, तो हमारे पास या 90 का एंगल हो, तो टोटल रिजल्ट हमारे पास जीरो आता है। पहली बात, अगर हमारा यानी एक्स जीरो होने की क्या रीजन हो सकती है? ये रीजन हो सकती है हमारे पास, ये था रिजल्ट जीरो कब आएगा, रिजल्ट यानी रिजल्टेंट या रिजल्टेंट जीरो कब आएगा, तो वो इसकी ये रीजन है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए व्हेन यानी डॉट प्रोडक्ट कब आपका मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है स्टूडेंट? डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जब आपका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जब आपका थीटा जीरो डिग्री में। स्टूडेंट अगर थीटा जीरो तो cos 0 1 के इक्वल होता है।
थीटा के अलावा कोई भी वैल्यू हो 1 से छोटी वैल्यू ही आपके पास आएगी। फर्ज करें ए हमारे पास 5 यूनिट्स है, बी भी हमारे पास 3 यूनिट्स है, 5 3 15 और cos थीटा का आंसर हमारे पास आ जाता है 1। ठीक है, और ये तब आपका 15 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 हमारा आंसर आ जाएगा। तो उस वक्त डॉट प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। लेकिन कोई भी चीज छोटी हो जाए, जैसे अगर 60 डिग्री हो, 60 डिग्री का मतलब है 1/2 0.5, तो 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आधा वर्क हो जाएगा। cos 30 होता है 0.866, तकरीबन 86% 86% मैक्सिमम वर्क का ऐसा हुआ। यानी cos थीटा 0 होने से आपका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। तीसरी चीज, आपका डॉट प्रोडक्ट कब आपका जो है मिनिमम होता है, मिनिमम। वैसे मिनिमम अगर आप 0 लें तो वो तो फिर ये है, लेकिन मिनिमम अगर नेगेटिव में लें, नेगेटिव में, तो आपका एंगल अगर 180 डिग्री होगा, एंगल आपका 180 डिग्री, क्योंकि एंगल अगर 180 डिग्री हुआ यहां तो cos 180 हमारे पास होते हैं -1 के इक्वल। जब 1 आपको मैक्सिमम आंसर दे देता है ना, यानी थीटा 0 हो तो cos 0 1 के इक्वल होता है। जब यहां 180 होगा, cos 180 आपको -1 में आ देगा। 1 अगर आपको मैक्सिमम आंसर देता है तो -1 आपको मिनिमम आंसर देगा, क्योंकि cos की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है, इससे बड़ी और छोटी नहीं होती। -1 से छोटी नहीं होती और 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होती। ये उस सूरत में एक वेक्टर आपका यहां है तो दूसरा वेक्टर यहां, दोनों के बीच में 180 डिग्री अगर बन रहा हो तब, ये तब होता है हमारे पास। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है जो आपको समझ आ गई। सो स्टूडेंट, पहली बात बताई थी डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, या a 0 या b 0 या दोनों 0 या थीटा 90 हो। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि डॉट प्रोडक्ट कब मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, जब थीटा 0 हो तो cos थीटा हमारा 1 होता है और 1 मैक्सिमम आंसर cos में आता है। और इसी तरह थर्ड चीज जो मैं बताई थी, मिनिमम कब होता है, जब cos थीटा यानी थीटा हमारे पास 180 हो तो cos 180 -1 आंसर देगा। तो ये दैट्स गोना बी द लोएस्ट आंसर यू कैन हैव, द स्मॉलेस्ट एवर आंसर यू कैन हैव इन cos थीटा। सो गो फॉर द फोर्थ वन। इनफैक्ट चौथी बात है, फोर्थ वन में ये डॉट प्रोडक्ट्स कम्यूट, ये कम्यूट भी करते हैं। कम्यूट यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें लग रही होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? यानी ए बी डॉट करें या बी ए डॉट करें, आपका आंसर एक ही जैसा एक्स आएगा। आंसर में किसी किस्म की कोई मसला नहीं होगा। यानी फर्ज करें, आपको पता ना ए बी होता है, ए बी cos थीटा के, या हो बी ए cos थीटा। फर्ज करें ए की वैल्यू हमारे पास है 5, बी की वैल्यू है 3, थीटा हमारे पास 0 दिया हुआ है, बी की वैल्यू है 3, इसकी 5, थीटा हमारे पास 0 डिग्री दिया है, तो ये भी 15 आएगा, ये भी 15 आएगा। सो यू विल नॉट हैव द डिफरेंट आंसर, यू गोना हैव द सेम आंसर ऑन बोथ दीज थिंग्स। आपके पास आंसर बिल्कुल सेम होने वाला है। सो ये कम्यूट करती है प्रॉपर्टी, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है हर सूरत में। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। स्टूडेंट, अगर कोई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हो आपके पास तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि ए और बी का प्रोडक्ट होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा के इक्वल होगा। ये मैंने मेजर चीज जो बतानी थी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये आएगा। अगर फर्ज करो हमें ए का वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई प्लस बी ए वाई आई जे, ठीक है, ये, और बल्कि हम के तक भी ले जाते हैं, ए जी के, ये हमारे पास दिया हुआ है, आई जे के, आई डिनोट्स फॉर एक्स एक्सिस, J denotes for y axis and K for z axis.
ठीक है, ये 3 एक्सेस हैं एक्स वाई जी। ऐसा आ सकता है कि हमारे वेक्टर्स 3 कंपोनेंट में भी होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और एक जी एक्सेस, यूं हमारा परपेंडिकुलर स्पेस में होता है, वो भी हो सकता है हमारे पास। इसी तरह अगर बी का वेक्टर हमारे पास दिया हुआ हो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के, इनके ऊपर हैट्स डाल दें आप, ये शो करते हैं ये डायरेक्शन को, ये उनके डायरेक्शन को शो करते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये बात याद रख लें। इनको यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर भी होते हैं। यूनिट का मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इनका आई जे के का। अब जब हम ए और बी को सॉल्व करेंगे, ए और बी को सॉल्व करेंगे, सो स्टूडेंट देखें, हम ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जी के को लिखेंगे, उसके बाद डॉट डालेंगे, फिर ये लिखेंगे, ठीक है, बी एक्स आई बी वाई जे बी जी के, ये लिखेंगे। स्टूडेंट आंसर आपका स्केलर आना चाहिए, ये बात याद रखें। ए एक्स आई को पहले ए बी एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। जब हम ए एक्स आई को बी एक्स आई से करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ए एक्स बी एक्स आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। आई आई खत्म कर ली, क्योंकि हमने कहा है, मैंने कहा ना स्केलर में आंसर आए, क्योंकि वैसे भी आई और आई अब जब मल्टीप्लाई होते हैं, मैं यहां बता रहा हूं आपको, आई और आई जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इस फॉर्मूले के तहत आई का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आएगा। ये मैं आपको समझा रहा हूं, इस फॉर्मूले के तहत आई का मैग्नीट्यूड, यानी इसका मैग्नीट्यूड पहले का दूसरे का कॉस थीटा आएगा। तो याद रखें, अभी मैंने कहा था ये यूनिट वेक्टर होता है, इसकी यूनिट, आपका आंसर 1 होता है, इसका आंसर भी 1 होता है। और कॉस थीटा, आई और आई के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 0 डिग्री भी 1 होता है, तो टोटल आंसर हमारा 1 आ गया। सो वी डोंट नीड टू राइट 1, हमें 1 लिखने की जरूरत हरगिज भी नहीं है। लेकिन स्टूडेंट जब ए एक्स आई को बी वाई जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? चले, ए एक्स बी वाई से मल्टीप्लाई हुआ, मैं यहां लिख रहा हूं, ए एक्स बी वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो ए एक्स बी वाई आ गया, लेकिन साथ आई और जे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके आई को इसके जे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा, कॉस 90 आएगा, क्योंकि आई एक्स एक्सिस में और जे वाई एक्सिस में, एक्स और वाई एक्सिस में हमारे जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री बनते हैं। तो उस सूरत में हमारा आंसर 0 आया, तो ये सब को 0 कर देगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था, आपका ये आंसर जितना बड़ा मर्जी हो, आंसर 0 ही आएगा। याद रखें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस, ये तीनों एक्सिस जो हैं ये हमारे पास आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब आई स्टूडेंट ए एक्स आई को बी जी के से दें, वो भी हमारा 0 आएगा, क्योंकि आई और जे के बीच में, के बीच में, यानी एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में भी 90 का एंगल होता है, तो ये भी 0 आ गया। अब आते हैं इसको इससे करें, ये भी 0 आएगा, क्योंकि जे और आई के बीच में एंगल 90 है। इसको इससे करेंगे तो ये आएगा ए वाई बी वाई, ये आएगा ए वाई बी वाई। जे को जे से करेंगे तो जे का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आएगा, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, कॉस थीटा कॉस 0 बनेगा, क्योंकि सेल्फ एंगल है, तो 0 का एंगल हमारे पास बन रहा है, तो वो हमारा 0 डिग्री बना, तो ए वाई बी वाई आ गया हमारे पास। जब हम इसको इससे करेंगे ये भी 0 आएगा स्टूडेंट। अब भाई ए जी के को इससे करेंगे 0 आएगा, ए जी के को इससे करेंगे 0 आएगा, ए जी के को बी जी के से करेंगे, अगेन सेम हमारे पास आ गए। बाकी में तो 90 एंगल लग रहे थे, 0 आए, तो ये भी उसी मंतक की रूह से ए जी बी जी आ जाएगा। अगर हम इन सब को ऐड कर ले तो ये आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। सो स्टूडेंट आप यहां से एक चीज बड़ी आराम से देख सकते हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, एक्स वाले को एक्स से करें, वाई वाले को वाई वाले से करें और जेड वाले को जेड वाले से करें, तब भी काफी है, बजाय इतनी लंबी डिवीजन करने के उस तरह भी आप कर सकते हैं। सो हमारा फाइनल आंसर ये भी आता है और ये सारा हमारा स्केलर काम आएगा। अब ए ये है
ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा दूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लगा दूं और मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं, तो हमारा आंसर आएगा ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। यह है हमारे पास। ए बी यहां स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आप ला सकते हैं ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जी बी जी, और इसके नीचे आप ए बी डाल दें, तो स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर cos थीटा का ये आ जाएगा। अब cos थीटा का निकालेंगे तो यहीं तक रहने दें, तो यहीं तक रहने दें, सो यू कैन हैव एज मेनी थिंग एज यू कैन। एक बात याद रखें, i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आएगा, क्योंकि इसका मतलब है वही i का मैग्नीट्यूड cos थीटा 1 आंसर आया। j को j से करेंगे 1 आएगा, k को k से करेंगे 1 आएगा। अगर आप इनको कर रहे हैं तो ये 1 ही आएगा, लेकिन अगर i को j से कर रहे हैं 0, रीजन पता चल गया कि ये होता है i का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड cos 90 इसको 0 बना देगा। इसी तरह आप अगर j को i से कर रहे हैं 0, i को k से कर रहे हैं 0, k को i से कर रहे हैं 0, k को j से कर रहे हैं 0, तो ये इस तरह हमारे डिफरेंट किस्म के जो हैं, चूंकि वो म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते, दे आर गोइंग टू गिव यू 0 आंसर। तो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर टुडे। आई होप आप लोगों ने स्टूडेंट एंजॉय किया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, जस्ट गो इन द कमेंट बॉक्स एंड रिप्लाई एंड आस्क द क्वेश्चन। हर किस्म के आंसर को देने का मैं जो हूं वो मैं आपको लाजमी दूंगा, इनफैक्ट मैं हर सूरत में दूंगा। सो इंशाल्लाह मैं देने का मजाज हूं, और ये आप लाजमी पूछें अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो गो एंड हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। See you next time.